कल मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ योर कोर्स दे दिया था। अपने को आज से क्या चालू करना है भाई? सबसे पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट चालू करवाता हूँ। ठीक है, तो सर कंपनीज एक्ट साल ध्यान रखना 2013। ठीक है, क्या इससे पहले कंपनीज होती थी? हाँ सर बिल्कुल होती थी। क्यों? कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913। ठीक है, चलिए। तो सर कंपनी, सबसे पहली बात कि सर व्हाट इज अ कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी क्या होती है? तो सर अपने को दो तरीके से इसको समझना है। एक तो जो लॉ में डेफिनेशन दी गई है, कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और दूसरा है एक प्रोफेसर हेनी साहब ने एक डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले प्रोफेसर हेनी साहब के हिसाब से कंपनी की क्या डेफिनेशन है वो समझते हैं कि सर कंपनी इज नथिंग बट ACPCS। ये फॉर्मूला है कंपनी की डेफिनेशन को याद रखने का। क्या फॉर्मूला है? कंपनी इज नथिंग बट ACPCS। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर, लिखते जाना, आर्टिफिशियल पर्सन। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे? कि सर आओ समझो। जिया बोरा क्या है? कि सर नेचुरल पर्सन है, बायोलॉजिकल पर्सन है। ठीक है, जीती जागती इंसान है। ठीक है, कंपनी को भी पर्सन माना गया है। पर्सन बोले तो कि सर सेपरेट लीगल, सेपरेट एंटिटी माना गया है इनटू द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, सेपरेट एंटिटी का मतलब जिया बोरा के पास में अलग आधार कार्ड है जिसपे यूनिक आधार कार्ड नंबर है, खुशबू के पास में अलग आधार कार्ड। ये एक इंडिविजुअल है। दूसरी इसकी जैसी खुशबू हाजियानी नहीं हो सकती। इसके पास में ये भारत की सिटीजन है, इसके पास में अलग एक आधार कार्ड है। ये एक नेचुरल पर्सन है जो कि यूनिक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ठीक है सर। तो सर कैसे? तो पर्सन तो दो तरीके से, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। हम सब कौन है? बायोलॉजिकल नेचुरल पर्सन है। इन कंपनी जैसे लोगों को क्या बोलते हैं कि सर आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियली हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ कंपनी लॉ बनाया है इनको। इनको भी कानून की नजरों में एक आदमी, एक पर्सन माना गया है। ठीक है, सेपरेट है ये। आप अलग है। जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया है, मान लो 5 जनों ने इस कंपनी को मिलके बनाया और आज ये कंपनी बन गई है। तो सर ये जो बनाने वाले लोग हैं और ये जो कंपनी है, दोनों अलग अलग पर्सन हो जाएंगे वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड। तो कंपनी को भी पर्सन माना गया है, पर नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियली हमने इस पर्सन को जन्म दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? कंपनी इज एन, सबसे पहली बात तो सेपरेट पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली। इसको कंपनी लॉ की पूरी प्रोसेस फॉलो करके हमने इसको बनाया है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, कानून की नजरों में ये एक अलग पर्सन है। जैसे जिया जैन है, खुशबू आजानी है, जिया हो रहा है, वैसे कंपनी मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो ये भी एक पर्सन है, जैसे खुशबू है, जैसे हमारी जिया है, वैसे ये भी एक पर्सन मान गई। ठीक है, क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का समझ में आ गया? यस सर, आर्टिफिशियल पर्सन। किसी को कोई डाउट इसमें? एक पैसे का डाउट, दर्श जैन, श्रेया कर्नावट, दिशी अग्रवाल, राघव काबरा? नहीं ना, किसी को डाउट नहीं? आगे बढ़ूं? ये फॉर्मूला नोट करते जाना। कंपनी एज पर प्रोफेसर हेनी क्या होती है? ACPCS। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड इज, अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज, C स्टैंड्स फॉर क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन, C स्टैंड्स फॉर क्रिएटेड बाय लॉ। क्या होता है क्रिएटेड बाय? सर कंपनीज को कैसे बनाया जाता है कि सर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करके विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इनको रजिस्टर करके बनाया जाता है। तो नेचुरल पर्सन ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन ये जो है इसको कैसे बनाया आपने? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। विच लॉ? कंपनीज एक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। सी का मतलब समझ में आ गया? यस सर। तो सर कंपनीज एक्ट के बाद में मैंने क्या बोला? आर्टिफिशियल ACPCS। तो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड P। दिस P स्टैंड्स फॉर परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। आइए समझते हैं परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। राघव काबरा जी, हाँ सर। आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रवीण जी काबरा। रविंद्र जी काबरा। नहीं सर, प्रवीण जी काबरा। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इनके पिताजी का नाम है प्रवीण जी काबरा। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, प्रवीण जी काबरा। दादाजी का क्या नाम है भाई? बद्रीलाल जी काबरा। बद्रीलाल जी काबरा। परदादा जी का क्या नाम है? मिठू लाल जी काबरा। मिट्टू लाल जी काबरा। लड़दादा जी का क्या नाम है? सर नहीं पता। और लड़दादा जी का बता दे तो मैं सरदादा जी का पूछता फिर, कि सर वहां तो तेरी गुगली हो ही जाती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं ध्यान है हो, इसलिए बहुत ज्यादा वो बात नहीं है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो हमारे राघव काबरा की शादी हो गई और इसके बच्चे हो गए। उन बच्चों का नाम भी कुछ ऐसे ही होगा, XYZ काबरा। यस सर, ठीक है। कि लड़की होगी तो जिग्गी सा काबरा और लड़का होएगा तो जिग्नेश काबरा, चलो ऐसे मान लेते हैं। अब अब क्या है समझना, ये है अपनी काबरा कुटुंब, फैमिली। इसमें लोग अंदर, नए लोग अंदर आते रह रहे हैं, पुराने लोग बाहर जाते रह रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारा राघव काबरा अंदर आया, इसका जन्म हुआ, ठीक है, काबरा फैमिली का पार्ट बना। इसके जो परदादा जी हैं, ML जी काबरा, वो जी इस दुनिया से चले गए। ठीक है, बुरा मत मानना, एग्जाम्पल समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग नए अंदर आते रहेंगे, जैसे कि इसके पिताजी फादर साहब काबरा जी आए, ठीक है। और कुछ लोग इस कुटुंब से जब उनका समय हो जाता है तो बाहर निकलते भी रहते हैं। पर भले ही नए लोग अंदर आए और पुराने लोग बाहर निकले, पर ये काबरा फैमिली तो एज इट इज चलती रह रही है ना। यस सर, ML जी काबरा, BL जी काबरा, प्रवीण जी काबरा, राघव काबरा, XYZ काबरा, ठीक है। लोग, नए लोग अंदर आते रह रहे हैं, पुराने लोग बाहर जाते रह रहे हैं। नए लोग परपेचुअली एक के बाद एक सक्सीड कर रहे हैं पुराने लोगों को। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझ में आया? आपने मैथ्स में सक्सेसर और प्रेडिसेसर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। मैथ्स में मान लो कोई एक अंक लिया, मैंने नंबर 5 लिया, इसका प्रीडिसेसर यानी कि इससे पहले, प्री मतलब पहले क्या होता है 4, और इसका सक्सेसर कौन होता है कि सर बाद में कौन आता है कि 6। कि नया वाला पुराने वाले को सक्सीड करेगा, इस ये जब चला जाएगा तब ये आएगा। तो जैसे ये मान लो ML जी काबरा बाहर जा रहे हैं, राघव काबरा जी अंदर आ रहे हैं, राघव काबरा बाहर जाएंगे तो कोई और अंदर आएगा, ठीक है। तो सर का लोग कंटिन्यूअसली अंदर और बाहर आते और जाते रह रहे हैं, लेकिन ये काबरा कुटुंब, काबरा फैमिली एज इट इज चलती रह रही है। लोग एक के बाद एक परपेचुअली, परपेचुअली मींस कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक दूसरे को सक्सीड कर रहे हैं। एक आ रहा है, दूसरा, दूसरा आया, उसको, तीसरा आया, दूसरे को सक्सीड किया, लेकिन ये फैमिली एज इट इज चलती रह रही है। तो सर उसी तरीके से कंपनी में भी परपेचुअल सक्सेशन होता है। कैसे? मान लो कंपनी में शेयर शेयर होल्डर या मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3। मेंबर नंबर 1 ने अपने शेयर्स मिस्टर एक्स को बेच दिए। तो अब ये तो अब इस कंपनी में मेंबर नहीं रहे, ये बाहर चले गए। मिस्टर एक्स आके इस कंपनी में मेंबर बन गए, उन्होंने सक्सीड कर लिया किसको? M1 को, जो इसमें बाहर गए उन्होंने, मिस्टर एक्स ने आए और इनकी जगह पे वो मेंबर बन गए। मेंबर नंबर 2 की हो गई डेथ, ठीक है, तो वो डेथ के कारण बाहर चले गए। मेंबर नंबर 2 के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, LRs थे, कौन? इनकी वाइफ, इनके सन, इनकी डॉटर, वो इनकी जगह आएंगे और इस कंपनी में मेंबर बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? M2 को सक्सीड कर लिया। तो इस उसी तरीके से इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोग अंदर आते रह रहे हैं, बाहर जाते रह रहे हैं, लोग परपेचुअली एक दूसरे को सक्सीड करते रह रहे हैं, पर कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, कब तक चलती रहेगी? सर जब तक इसके अफेयर्स को वाइंड अप नहीं कर दिया जाए। सुना है ना वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कोई एक ऐसा टर्म सुना होगा ना, कंपनी के काम काज को खत्म कर देना। जब तक वाइंड अप नहीं करने का कोई दिमाग में नहीं आता है, हम क्या मानते हैं
कि गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट समझा है ना आपने? गोइंग कंसर्न चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, यही मान के अपन चलाते हैं, यही मान के अपन कोई धंधा स्टार्ट करते हैं कि इट्स अ गोइंग कंसर्न। तो वो चीज कंपनी में बिल्कुल सही लगती है कि सर कैसे, कि सर कंपनी is an artificial person which is created by law having perpetual succession। ये ACP, ये तीन समझ में आ गए सबको? तीन समझ में आ गए? जिया जैन आ गया तेरे को समझ में? अनम्यूट करके हाँ बोलना होता है ना जब भी बोलने की बात हो, बाकी मैं समझ जाऊंगा। हाँ आ गया तेरे को? ठीक। हाँ। हाँ ऋषि अग्रवाल समझ में आ गया। अरे जिया जैन तू 11th में है या 12th में आ गई है? 12th हो गया। 12th भी हो गया। सो you'll be attempting for September or will you be attempting for January? सितंबर। ओके ठीक है, तो फटाफट भाई करना चलो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है सर। अच्छा क्रिएटेड बाय लॉ, विच लॉ? कि सर क्रिएटेड बाय लॉ, विच लॉ? कि सर कंपनीज एक्ट। अभी कौन सा चल रहा है? 2013। इससे पहले वाला कौन सा चल रहा था? 1956। इससे पहले कौन सा चल रहा था? 1913। तो सर किसी भी लॉ के अंडर बनी हुई हो वो भी आज कंपनी मानी जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि पुराने कंपनी लॉ के बने हुए को वापस नए कंपनी लॉ जब आ गया तो वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुरानी कंपनी को भी ऑटोमेटिकली अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट ऑटोमेटिकली कंपनी मान लिया जाता है। वापस री रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं रहती है। ठीक है। आइए, तो सर कंपनी इज एन ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। आ जाओ अब नेक्स्ट चलते हैं। एंड कॉमन सील, दिस C स्टैंड्स फॉर कॉमन सील। ठीक है। जिया जैन कौन परेशान कर रहा है तेरे को? हम्म, कोई भी नहीं कर रहा है। या तो फिर कोई परेशान कर रहा है या फिर कोई पास में बैठ के एक फीस में दो जने पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का क्या मतलब होता है? देखो आज हमारे दर्श जैन को कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो ये तो नेचुरल पर्सन है ना, नीचे दर्श जैन लिख के और अपना सिग्नेचर ठोक देगा वहां पर। ठीक है, तो इसके सिग्नेचर ऑथेंटिक यही कर पाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना हुआ तो ये अपने दर्श जैन के सिग्नेचर्स, ये तो चूंकि बायोलॉजिकल नेचुरल पर्सन है ये कर लिया। अब सर ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है कौन? कंपनी। कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या ये खुद से कहीं साइन कर सकती है? नहीं सर, ये खुद से तो कहीं साइन नहीं कर सकती है। तो इसको यदि कहीं साइन करना होगा तो क्या होगा? एक राउंड सील होती है, ऐसी गोल सील, ठप्पा बोलते हैं ना अपन जिसको, तुमने कभी देखा है? कोई सील पे मतलब किसी पेपर पे यूं ठप्पा लगाना होता है अपने को, तो ऐसी एक राउंड सील होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन सील। तो जहां भी कंपनी को सिग्नेचर करने होते हैं उस जगह पे ये राउंड सील लगाई जाती है। क्या ये बात समझ में आई? जिया हो रहा, हंसी क्यों आ रही है तेरे को? क्या जोक मार दिया मैंने ऐसा? ठीक है। हम्म, ठीक है। तो सर राउंड सील, सर कंपनी को कहीं साइन करना हो तो वो कैसे करेगी? कि सर कॉमन सील। क्या केवल कॉमन सील से काम चल जाएगा? नहीं सर, साथ में कोई एक नेचुरल पर्सन जो उस कंपनी का, मान लो कोई डायरेक्टर है या कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, उसको भी तो साथ में साइन करना पड़ेगा। तो सर कंपनी कॉमन सील। क्या ये ACPC में C का मतलब, सेकंड C का मतलब समझ में आया? यस सर, कॉमन सील। किस लिए? कि सर आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कैसे साइन करेगी? 2015 तक कॉमन सील का कंसेप्ट कंपलसरी था फॉर आर्टिफिशियल पर्संस, यानी कि कंपनी को सील रखना जरूरी होता था, कंपनी को सील बनाना जरूरी होता था। 2015 के बाद में इस कंसेप्ट को, कॉमन सील के कंसेप्ट को ऑप्शनल बना दिया गया है। कॉमन सील के कंसेप्ट को ऑप्शनल बना दिया गया है। आप चाहें तो अपनी कंपनी में रखें, आप नहीं चाहते हैं तो न रखें, क्योंकि इसको रखने के बाद में भी नेचुरल पर्सन्स को साथ में साइन तो करना पड़ रहा था ना। यस सर, इसलिए छूट दे दी। आप चाहें तो रखें, आप न चाहें तो न रखें। लेकिन यदि आपने रखा है
अपने कंपनी में कॉमन सील का प्रोविजन रखा है, तो फिर अब जिस जगह लगनी चाहिए उस जगह लगनी चाहिए। फिर ये नहीं कह सकते कि ऑप्शनल है, फिर ऑप्शनल में आपने चूज किया ना, इसलिए आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कंपनी में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल पर्सन है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। यस सर, विच लॉ? आइदर द करंट कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, काबरा फैमिली में एक के बाद एक अंदर लोग आते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, लेकिन काबरा फैमिली चलती रहती है। उसी तरीके से कंपनी में भी लोग अंदर आते रहते हैं, पुराने बाहर जाते रहते हैं, परपेचुअली लोग एक दूसरे को सक्सीड करते रहते हैं। कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाता। ठीक है, हैविंग कॉमन सील। ठीक है सर, एंड दिस एस स्टैंड्स फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। separate legal entity. This S stands for separate legal entity. आइए समझते हैं, ये तो समझा चुका हूं। इस S को आपको किसके साथ में पढ़ना है? A के साथ में पढ़ना है, A के साथ में पढ़ना है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी। आइए समझते हैं क्या है सर। मान लो जिया जैन ने, जिया वोरा ने, राघव काबरा ने, दर्श जैन ने और खुशबू हाजियानी ने मिलके 5 जने पहुंचे, पूरी कार्रवाई की, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में अपनी कंपनी रजिस्टर करी। यस सर, कंपनी रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। उस दिन से सर ये 5 जने और ये नया पर्सन, कंपनी जिसको मैं बोल रहा हूं, उस दिन से नया पर्सन एग्जिस्टेंस में आ गया। और ये 5 जने जिन्होंने इसको बनाया है वो इससे अलग हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट हैं। कंपनी एक नया पर्सन बन गई जिस दिन रजिस्टर हुई, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, उस दिन के बाद, उस दिन से कंपनी सेपरेट हो गई, सेपरेट हो गई। किन से सेपरेट हुई? अपने मेंबर्स से सेपरेट हुई, अपने बनाने वालों से, प्रमोटर्स से, मेंबर्स से सेपरेट हुई। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, अब एक नया पर्सन बन चुका है। ठीक है, ये पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप जो 1932 वाली है उसमें क्या होता है, जिन 5 लोगों ने, मान लो वही 5 जने थे, इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, तो ये पार्टनरशिप फर्म और ये पार्टनर्स कभी भी कानून की नजरों में सेपरेट नहीं होते हैं। पार्टनरशिप जो 1932 के अंडर बनी हुई है उसको कभी भी पार्टनरशिप को सेपरेट पर्सन का दर्जा दिया ही नहीं गया है। पार्टनरशिप कभी भी सेपरेट पर्सन नहीं होती है। कंपनी जिस दिन बन जाती है अपने बनाने वालों से सेपरेट हो जाती है। तभी तो कंपनी, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की होती हैं, वो कंपनी को ही चुकानी रहती हैं। उसके मेंबर्स को पकड़ के नहीं बोला जाता है कि कंपनी, अपनी कंपनी पे एसेट्स 10 लाख की और लाइबिलिटी 12 लाख की है, तो जो 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं वो मेंबर्स आपको अपने घर का सामान बेच के या घर बार बेच के चुकाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कंपनी के केस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी सेपरेट पर्सन है। सेपरेट पर्सन होने का मतलब क्या हो जाता है कि सर, सेपरेट पर्सन होने का मतलब होता है जिन्होंने इसको बनाया ये उससे अलग हैं। ठीक है, इसकी एसेट्स इसकी खुद की होती हैं, इसकी लाइबिलिटीज इसकी खुद की होती हैं। ये चूंकि अब सेपरेट पर्सन है, ये अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकता है। सुना है ना, बैंक में कंपनियों के अकाउंट्स होते हैं। यस सर, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट पर्सन है। सर ये अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है। कोई पर्सन चाहे तो वो कंपनी के ऊपर उसके नाम से केस कर सकता है कि इस कंपनी ने मेरे साथ में धोखा किया। कंपनी चाहे तो अपने नाम से किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, तो सर स्यू कर सकती है। इट इज केपेबल ऑफ suing एंड केपेबल ऑफ being sued on its own name. It can procure assets and liabilities on its own name. It can open up a bank account on its own name. It can hold property on its own name. क्योंकि ये सेपरेट पर्सन है, इसी की मानी जाएगी। ये जो एसेट्स हैं इस कंपनी की है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इस कंपनी में शेयर होल्डर हूं तो इस एसेट्स में भी मेरी हिस्सेदारी है। नहीं 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 नहीं, ये कंपनी की एसेट्स हैं, ये कंपनी की ही रहेंगी। ठीक है, आप उनसे अलग हो। बात समझ में आ गई? यस सर, बोलो रे, क्लियर हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? सेपरेट किससे? कि अपने बनाने वालों से।
या जो अपने मेंबर्स हैं उनके। तभी तो कंपनी का सबसे बेस्ट फायदा क्या है खोलने का कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होती है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बात समझ में आई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में क्या मतलब कि सर मान लो पार्टनरशिप की एसेट्स 10 लाख रुपए की हैं और लाइबिलिटी 12 लाख या 15 लाख रुपए की है, तो ये जब कम पड़ रहे हैं ना पार्टनरशिप में 5 लाख रुपए, सर पार्टनरशिप नहीं चुका पा रही है, तो इसके जो मेंबर्स हैं, सॉरी पार्टनर्स हैं जिन्होंने इस पार्टनरशिप को खोला, उनके घर बार की चीजें बेच के भी पार्टनरशिप की देनदारियां उनको चुकानी पड़ेगी। सेपरेट नहीं है इसलिए, कोई पर्सन नहीं है पार्टनरशिप 1932 वाली, इसलिए एक एक बच्चे के भेजे में घुस गया या वापस समझाऊं, बोलो। दर्श जैन बेटा समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। ठीक है, कविश वेलकम। यस सर। कल कहाँ था रे? सर मैं ग्रुप में ऐड ही नहीं किया था बस। एल क्यों? पता है सर। प्रिया में इससे पूछना पड़ेगा क्या हो गया, भूल गए तेरे को? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अब। ठीक है सर, तो हमने ये चीजें तो पढ़ ली और ठीक है, तो कंपनी का फॉर्मूला क्या निकल के आया? एज पर प्रोफेसर हेनीज डेफिनेशन कंपनी इज इक्वल्स टू ACPCS। अब याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? हाँ सर, फॉर्मूला है ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession and a common seal. Common seal is ऑप्शनल, चाहे तो रखें चाहे तो नहीं रखें, अपनी मर्जी है, 2015 के बाद में ऑप्शनल बना दिया। एंड सेपरेट पर्सन, सेपरेट फ्रॉम होम, सेपरेट फ्रॉम जिन्होंने इसको बनाया या जो इसमें मेंबर्स हैं उनसे सेपरेट है। और सेपरेट होने का कितना फायदा मिला है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। ठीक है, बात समझ गए? यस सर। तो ये तो हो गई प्रोफेसर हेनी के हिसाब से डेफिनेशन। थोड़ा सा सेपरेट पर्सन पे, सेपरेट लीगल एंटिटी पे मैं आपको और ज्ञान देता हूँ कि ये सेपरेट पर्सन है या सेपरेट लीगल एंटिटी है, इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अपन। देखो जहां पर भी लॉ पढ़ोगे ना, वहां पर केस लॉ का रेफरेंस जरूर आएगा, केस लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा। भारत में लॉ बहुत तरीकों से बनता है, जिनमें एक तो होता है खुद लॉ के सेक्शंस बना दिए, सेक्शन नंबर 1 कंपनीज एक्ट का ये, 2 का ये, 3 का ये। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है, सेक्शन नंबर 2 ये बोलता है, सेक्शन नंबर 3 ये बोलता है, सेक्शन नंबर 4 ये बोलता है। इस तरीके से पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिया, ये तो पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है लॉ बनने का कि जब दो लोगों के बीच में कोर्ट में कुछ मैटर डिस्कस हो रहा होता है, उस पे कोर्ट जब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन देता है, जैसे राम वर्सेस श्याम, दो लोगों में राम और श्याम थे, उनमें लड़ाई हुई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को, लॉ के मैटर को लेकर लड़ाई हुई, उसमें कोर्ट ने गाइडलाइन दी या फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या डिसीजन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा और ऐसा होगा, तो वहां से भी लॉ बनता है, वहां से भी लॉ बनता है। ठीक है, बात कैसे कि एक केस का नाम है, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस की बात कर रहा हूं, मोहरी बीबी, क्या ये सही में केस है? अभी के लिए बस समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें क्या हुआ था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में मैटर सुनते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि माइनर लोग जो होते हैं ना, जो 18 साल से कम के होते हैं, माइनर्स जो होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। माइनर्स आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, घर खरीदने बेचने का, गाड़ी खरीदने बेचने का, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स नहीं बना सकते हैं। कौन से केस से आया कि सर मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। तो केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे लॉ में, लॉ में बिना केस लॉ पढ़े छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर आ जाओ, हमने पढ़ा कंपनी इज इक्वल टू ACPCS, artificial person created by law having perpetual succession and a common seal,
एंड ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में मैं आपको एक केस लॉ कराता हूं। क्या केस लॉ है सेपरेट लीगल एंटिटी पे? कि सर सोलोमन, SALOMON, सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी। ठीक है, सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी का जहां पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ये केस का रेफरेंस देना है। मतलब कोई भी पॉइंट या क्वेश्चन सेपरेट लीगल एंटिटी पे आए तो हमको किसका रेफरेंस देना है? सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी का। ठीक है सर। एक आदमी था सलमन नाम का, एक आदमी था सलमन नाम का। ठीक है सर। वो जूते बहुत अच्छे बनाता था, मतलब ही वाज, पुराने जमाने में तो, अच्छा पहले तो ये बताओ, ये केस का नाम इंग्लिश लग रहा है, इंग्लिश जैसा कुछ लग रहा है ना? हाँ सर, राम श्याम ये मोरी बीबी और ऐसा तो नहीं लग रहा है? हाँ सर ये इंग्लिश। तो सर इंग्लिश केस लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? सर इंग्लिश केस लॉ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हो कहीं ना कहीं हम 200 साल तक अंग्रेजों की के द्वारा रूल किए गए। तो उनके यहाँ के केस लॉ, उनके यहाँ के जो कानून है वो हमारे यहाँ पर भी हम बनते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी हम उससे गाइड हो जाते थे। ठीक है सर। तो उनका केस है पर गाइड हम भी हो रहे हैं क्योंकि कानून कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जब भी बना उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। तो आज भी हम लोग उन केस लॉस को रेफर करते हैं। तो सलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी में क्या हुआ? एक आदमी था सलोमन नाम का, ये जूते बहुत अच्छे बनाता था। तो ओवर द टाइम इसका धंधा इतना अच्छा चला कि इसने सोचा, या इसको किसी ने सलाह दी कि अब आप कंपनी फॉर्म कर लीजिए, अब आप कंपनी फॉर्म कर लीजिए और अपने धंधे को उसमें चलाइए, ज्यादा अच्छे से चलेगा। तो इसने बनाई साहब कंपनी, सोलोमन एंड कंपनी नाम की कंपनी बनाई। ठीक है सर। उसमें कंपनी में इसने क्या किया? देखो कंपनी अकेला आदमी बना सकता है क्या? अभी के लिए मान लो नहीं सर, उसके लिए मिनिमम 2 जने चाहिए होते हैं। ठीक है, मिनिमम। वैसे ओपीसी का एक कंसेप्ट है 1 पर्सन कंपनी का, जब हम पढ़ेंगे तब बता दूंगा, एक आदमी भी बना सकता है, ये नया कंसेप्ट है। उस जमाने में क्या कंपनी एक जना बना सकता था? पुराने जमाने में नहीं सर, पुराने जमाने में कम से कम 2 जने चाहिए होते थे। तभी तो नाम पड़ा है कंपनी। दर्श जैन, अनम्यूट कर। दर्श जैन, कोई फ्रेंड ही है तेरी? क्या सर? कोई फ्रेंड वेंड है तेरा? हाँ सर। क्या नाम है? सिद्ध। नाम तो बता दे यार। सिद्ध मेहता। सिद्ध मेहता। तो एक हाँ। दिन दर्श जैन सिद्ध मेहता के घर गया उसको कंपनी देने। दोनों एक दूसरे को कंपनी दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? हाँ सर, एक दूसरे के साथ बैठ रहे थे, सुख दुख बांट रहे थे। समझ में आया वर्ड कंपनी का मतलब कहाँ से आ रहा है? एक दूसरे के साथ काम करना। कंपनी का लिटरल मीनिंग वहां से आ रहा है। ठीक है। तो ये केवल तुमको समझाने के लिए अपन एक दूसरे को कंपनी देते हैं, उसका क्या मतलब है? ठीक है। इसको ऐसे मत लिख के आ जाना मैं मेरे दोस्त को कंपनी देता हूँ वही कंपनी होती है, ऐसे लिख दिया तो फिर वो कहेगा तुम अपने दोस्त को ही कंपनी देते रहो, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, ये केवल तुमको समझाने के लिए था। ठीक है सर। तो सर पुराने जमाने में एक जने से तो कंपनी खुलती नहीं थी। तो इस सोलोमन ने क्या किया? सोलोमन खुद रहा, अपनी वाइफ को भी इसने कंपनी में मेंबर बनाया, और अपने 2 सन्स थे या डॉटर और सन्स थे जो भी थे, सन और डॉटर, इनको दिया एक एक शेयर। कंपनी के बाकी बचे हुए ऑलमोस्ट 99% शेयर इसने खुद के पास में रख ली। ठीक है सर। तो इस तरीके से उसने कंपनी खोली जिसमें मेंबर्स थे। ओके, अपना सारा धंधा जो खुद करता था वो इस कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कंपनी के अंदर ट्रांसफर करने के बदले में खुद को और अपने बच्चों को और वाइफ को इस तरीके से शेयर्स अलॉट किए। यस सर, ये तो हो गई एक गणित। चूंकि आप लोग 12वीं या 12वीं पास्ट ऑलमोस्ट हो चुके हो, तो अब ये बताओ मेरे को, आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा शेयर्स का और डिबेंचर्स का। सबने पढ़ रखा है या नहीं? कि कंपनी में शेयर्स भी होते हैं और कंपनी में डिबेंचर्स भी होते हैं। यस सर, पढ़ रहा है ना भाई? कोई ऐसे तो नहीं है जिसने जो कहे सर मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे मेरे को नहीं पता। ठीक है, डिबेंचर्स, कंपनी जब उधार लेती है तो डिबेंचर्स इशू करती है ना? यस सर। जिया बोरा, करती है नहीं करती है? करती है। ठीक है सर। चलो तो सर डिबेंचर्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स
और एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये पता है या नहीं? ये पता है या नहीं पता है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कितने लोगों को नहीं ध्यान है? वो हाथ खड़ा करो तो मैं समझाता हूँ। नहीं पता है तो शर्म मत खाना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ऋषि अग्रवाल, ठीक है। और किसको नहीं ध्यान है भाई? बाकी सबको ध्यान है। देख ऋषि अग्रवाल, मैं तेरे से उधार मांगता हूँ, ठीक है? नहीं मैं नहीं, मैं क्यों उधार मांगू? कविश मांगता है तेरे से उधार, ठीक है? ऋषि अग्रवाल है और दूसरा है कविश, ठीक है? कविश को पैसे की जरूरत थी। कविश ने कहा ऋषि मेरे को 1 लाख रुपया उधार देगी क्या? ऋषि ने कहा दे तो दूं, पर क्या गारंटी है कि तू वापस उस चीज को चुकाएगा? ठीक है, तेरे जैसे लड़के का कुछ पता नहीं है, कल को रुपया लेके रफू चक्कर हो गया, भाग गया, तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ सिक्योरिटी तेरे पास में रखा देता हूं कि यदि मैं नहीं चुका पाया तो तू उसको बेच के और अपना पैसा वसूल कर लेना। तो ये तो हो गया सिक्योर्ड तरीके का लोन। और इतना अच्छा दोस्त है कविश की, कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं इसने, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो गया। क्या सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड समझ में आए दिशी तेरे को? दिशी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड समझ में आए? यस सर। तो सर कंपनी दो तरीके के डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स में क्या होगा, कंपनी की जो एसेट्स है ना, यदि वो कंपनी अपना पैसा नहीं चुका पा रही है तो उसकी एसेट्स बेच के, और जिसने भी कंपनी को उधार दिया है डिबेंचर्स के थ्रू, उसको कंपनी के एसेट्स बेच के प्रायोरिटी पे पहले पैसा चुकाया जाएगा सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को, और फिर पैसा बचेगा तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को चुकाया जाएगा, क्योंकि उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है इसलिए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। जनरली सिक्योर्ड डिबेंचर्स पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, और अनसिक्योर्ड पे आप मार्केट पे देखोगे, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होते हैं इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलती है। ये एक मार्केट प्रैक्टिस है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ ज्यादा, मेरे पास में कोई सिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं है तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलनी चाहिए। ये एक मार्केट में नॉर्म बिना कहा चलता है, ठीक है सर। आ जाओ वापस सोलोमन एंड सोलोमन केस पे। सोलोमन ने कंपनी खोली, कंपनी में अपना सारा धंधा ट्रांसफर किया, बदले में खुद ने, सोलोमन ने, सोलोमन की वाइफ ने, सन ने, डॉटर ने, जो भी थे, उन्होंने शेयर्स खुद को इशू करा लिए। यस सर। प्लस खुद को सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कराए। यस सर। और दूसरे कंपनी के बाहरी लोग जो थे, ठीक है, जैसे मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3, मिस्टर 4, इनको और पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने क्या इशू किए? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू। खुद को क्या इशू किए? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और बाहर वालों को क्या इशू किए? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। 10 जन, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब कंपनी का काम अच्छा नहीं चला यार, कोई डिप्रेशन वगैरह आ गया था, इस वजह से कंपनी का काम अच्छा नहीं चला, कंपनी को वाइंड अप करने की जरूरत पड़ गई। तो सर सबसे पहले किसको पैसा चुकाया जाएगा? सिक्योर्ड डिबेंचर्स वालों को चुकाया जाएगा ना? यस सर। फिर बचेगा तो अनसिक्योर्ड वालों को चुकाया जाएगा ना? यस सर, यही होता है, ठीक है सर। तो अब बाहर वालों को एतराज हो गया कि ये तो खुद सोलोमन और ये खुद जो पहले सिक्योर डिबेंचर्स के नाम पे खुद को पैसा दे रहे हैं, ये और कंपनी कोई अलग अलग तो है नहीं, इन्होंने ही अपना धंधा ट्रांसफर किया, इन्होंने इन्होंने ही कंपनी चलाई, इन्होंने ही कंपनी फॉर्मेट में धंधा किया, ये और कंपनी कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे बाहर वालों ने क्लेम करके केस ठोक दिया कि पहले हमको पैसा दिलाओ बाद में इनको दिलाओ। तो जो जज था ना इस कोर्ट में, उसने सोलोमन वर्सेस सोलोमन में, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी में ये बात वापस रीअफर्म करी, अफर्म करी, कंफर्म करी, दैट कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जिन्होंने इसको बनाया है उनसे कंपनी जब बन जाती है तो सेपरेट होती है। तो ये जो बिल्कुल काम किया जा रहा है ना कि सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स वालों को पहले चुकाया जाएगा, ये कंपनी लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अब ये सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स खुद यही हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी सेपरेट है। जो तुम लोग कहते हुए आ रहे हो ना कि नहीं ये यही लोग हैं बस कंपनी के गार्ड में काम कर रहे हैं इसलिए हमको पहले पैसा दिलाओ, लॉ ने उनकी बात नहीं मानी। यहां से प्रूव हुआ, जब भी हम कंपनी में एसीपीसी एस की बात करते हैं, कंपनी सेपरेट पर्सन है, तो हम हमेशा एक कानून का, हम एक केस लॉ का रेफरेंस देते हैं जिसका नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। क्या ये केस और ये पांचों कंसेप्ट समझ में आ गए? पढ़ेंगे अभी,
जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पढ़ के और बातें समझेंगे। बेसिक समझ में आ गया? यस सर, बेसिक समझ में आ गया। तो एक काम कीजिए, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको 15-20 मिनट और पढ़ा सकूं।